नमस्कार, आपके साथ मैं सीके सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 7 साल पहले 2016 में शुरू किया गया रायसीना डायलॉग सिर्फ भारतीय कूटनीति के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए विशेषज्ञों और राजनेताओं के बीच विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। बता दें कि 2 साल तक इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला लेयन शामिल होंगी। वहीं इस आयोजन में दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं रविवार शाम भारत की महान गायिका लता मंगेशकर के नाम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई। बता दें कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इससे पहले इस पुरस्कार का नाम लता जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर था, जो अब बदल कर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कर दिया गया है। मुंबई में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मैं संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन सांस्कृतिक बौद्ध से मैं ये महसूस करता हूं कि संगीत एक ऐसी साधना है और भावना है जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे। दो शब्द है जो व्यक्ति में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे। वो नाद है और वो चेतन में भाव और भावना कर दे और उसे सृष्टि और संवेदना की प्रकाष्ठा तक पहुंचा दे। वो संगीत है। प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना किस तरीके से लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड को लेकर के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। और देश में पहला जो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड है वो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पहले जम्मू कश्मीर का दौरा, उसके बाद मुंबई में पहुंचे और अवार्ड उनको दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है पहले उनके पिताजी के नाम पे चल रहा था, उनके पिता के नाम पे चल रहा था। उसके बाद उस अवार्ड के नाम में संशोधन करके इस अवार्ड को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के नाम से दिया गया। और ये अवार्ड जो पहला अवार्ड है देश का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री अवार्ड लेते वक्त काफ़ी गौरवपूर्ण महसूस कर रहे थे और उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। असम में गुवाहाटी नगर निगम चुनाव 2022 के परिणाम रविवार को घोषित हो गए। बीजेपी ने पहली बार यहां इतिहास रचा है। बता दें कि 60 सीटों में से 57 सीटें बीजेपी और उनकी सहयोगी दल के खाते में गई है। असम के सीएम ने बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई दी है और असम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जीत के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि धन्यवाद गुवाहाटी, इस प्यारे शहर के लोगों ने एक शानदार जनादेश दिया है। असम बीजेपी विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने सीएम के तहत राज्य सरकार की मेहनत को भी आशीर्वाद दिया है। हेमंत विश्व शर्मा की कड़ी मेहनत के लिए हर भाजपा कार्यकर्ताओं को मेरा आभार। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने जो इन दिनों कांग्रेस से खफा नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस को हाथ को बीजेपी के भगवा के रंग के संग हो सकते हैं। इन्हीं अटकलों को अब और हवा देते हुए हार्दिक पटेल ने भगवा रंग के गमछे पहने हुए भगवा अवतार या कहें कुछ नया सियासी अवतार धारण करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्हें अपने व्हाट्सएप बायो से कांग्रेस हटाकर भगवा रंग का गमछा पहने नई डिस्प्ले पिक्चर लगाई है, जिससे अब उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास और भी तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सांस्कृतिक वह साझा सूत्र है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को बांधता है। जब भारत में भू सांस्कृतिक देश के रूप को समझने की शुरुआत करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का खुद समाधान हो जाएगा। बता दें कि श्री अरविंदो के 150वें जयंती समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने देश के प्रति उनके योगदान को जमकर सराहा और कहा कि अगर भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंदो को पढ़ना और सुनना होगा।
यश बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राणा कपूर के आरोपों का कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। राणा कपूर ने केंद्रीय एजेंसी को बताया था कि उनके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और इस तस्वीर का प्राप्त राशि उपयोग गांधी परिवार के सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में इलाज के लिए किया गया। वहीं अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार किया है और क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, आप भी सुनिए। कांग्रेस को उस पर जवाब देना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां देश में थी कि पश्चिम बंगाल में चिटफंड के घोटाले वाले वो लोग ममता बनर्जी जी की पेंटिंग को 3 करोड़ रुपए में खरीदते थे और यहां पर बैंक वाले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के लोगों की पेंटिंग्स को करोड़ रुपए में खरीदते थे। आखिर ये क्या खेल था, इस पर थोड़ा प्रकाश सोनिया जी और ममता जी डालेंगे तो शायद देश को कुछ पता चल पाए। देखिए, अगर ऐसा हुआ है और किसी व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर बार बार पार्टी और परिवार पर कई बार इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। बहुत सारे लोग बेल पर भी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि एक मात्र आरोप नहीं, इसके पीछे किस तरह से जमीनों की बात हो, परमिशन देने की बात हो, बैंकों की बात हो, केवल और केवल खाने और पीने का, कमाने का ही काम था और देश को बेचने का काम उस समय किया गया।